बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक शहजाद और आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए, वैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको इस क्वेश्चन के 3 पार्ट बनाने होंगे। सबसे पहले बताना होगा इसकी अकरेंस क्या है, दूसरे नंबर पर बताना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, और तीसरे नंबर पर बताना होगा कि इसका फंक्शन क्या है या माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इन 3 कंपोनेंट को आपने बना के राइट करना है, तो ये अच्छा दिखने में होगा, जिसकी वजह से आपके नंबर पूरे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगली बात रही इसकी डायग्राम की। डायग्राम बेटा आपको प्रैक्टिस से आएगी, जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी डायग्राम बेहतर हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते पहले आप इसका ओवरव्यू देख लें कि माइटोकॉन्ड्रिया वो सेलुलर ऑर्गेनल है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। ये वो ऑर्गेनल है कि जिससे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। और स्ट्रक्चर के ये इसकी अकरेंस है। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसको देखें तो हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अगर हम इसे देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये वेसिकल्स की शक्ल में नज़र आता है, ये हमें रॉड्स की शक्ल में नज़र आता है, ये हमें फिलामेंट्स की शक्ल में नज़र आता है। और अगर हम इसी को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो फिर ये कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करता है। और उसके मुताबिक इसके 2 पार्ट होते हैं या 2 हिस्से होते हैं कि एक बाहर वाली मेम्ब्रेन्स हैं और दूसरे नंबर वाली इसका अंदर वाला मैट्रिक्स है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। यानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, मेम्ब्रेन्स और मैट्रिक्स। लेकिन फिर भी ये सेल टू सेल वेरी वाइडली करता है। माइटोकॉन्ड्रिया नंबर के लिहाज से, माइटोकॉन्ड्रिया इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से और माइटोकॉन्ड्रिया शेप के लिहाज से। यानी माइटोकॉन्ड्रिया शेप के लिहाज से, नंबर के लिहाज से और ये अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से सेल टू सेल वेरी करता है या डिफरेंट होता है। 2 इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं होती, बल्कि वो उंगली नुमा उभार बनाती है या फोल्डिंग बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ। उन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टाई का। अगर वैसे देखा जाए जो मेम्ब्रेन इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है वो मेम्ब्रेन्स बिल्कुल उसी जैसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो बाकी सेल की मेम्ब्रेन है। यानी जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसी तरह इस मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती हैं। तो उन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई का नाम देते हैं जो मेम्ब्रेनस होती हैं, और उनके ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। बाकी बात रह गई इसके इनर मैट्रिक्स की। जो इसका इनर मैट्रिक्स है वो फ्लूइड टाइप होता है, लिक्विड टाइप होता है, जेली टाइप होता है। और उस फ्लूइड में इसका अपना DNA पाया जाता है, इसके राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें कोएंजाइम्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। इसका DNA और राइबोसोम इसकी अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसके एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक साल्ट और इनऑर्गेनिक साल्ट इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए। और वो प्रोसेसेस कौन से होते हैं? वो क्रेब्स साइकिल हो सकता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हो सकता है, और थर्ड नंबर पर वो एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट रिएक्शंस भी हो सकते हैं, वो भी इसी के अंदर होते हैं। आखिरी बात ये, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसी के दौरान आपने कहीं ना कहीं इसकी डायग्राम को एडजस्ट करना है। दूसरे नंबर पर और आखिरी नंबर पर इसका फंक्शन आएगा। फंक्शन इसका ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस क्यों कहलाता है? क्योंकि फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, उससे ATP को बनाना इसी का काम है। फिर ATP को सेल आगे इस्तेमाल करता है अपने पर्पसेस के लिए, अपने फंक्शंस के लिए, तो वो ATP को ADP में कन्वर्ट कर देता है। ADP को ADP में यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को जब एनर्जी हासिल कर ली जाती है तो वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है उसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो ADP को दोबारा ATP में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हम इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये इसका ओवरव्यू था। अब हम इसे डिटेल के साथ देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। 3 आपने हिस्से बनाने हैं, अकरेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन। अगर ये तीनों हिस्से इसके पूरे लिखे हुए होंगे तो आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। अब सबसे पहले अकरेंस है। अकरेंस क्या है? यानी ये वाक़या कहाँ कहाँ पे है। जिस तरह आपको अभी बताया कि ये
वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है यूकैरियोट्स का। सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि आपको भी पता है जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं होते, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं। तो ये भी क्योंकि डबल मेम्ब्रेनस है इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। अगली बात, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये बुक में लाइन नहीं है लेकिन आपने वहाँ लिख देनी है। आगे सेकंड नंबर पर आएगा स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, अपेयर्स टू बी, यानी इसके स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करें तो ये हमें कैसे नज़र आता है, ये वेजिकल्स की शक्ल में होता है, ये रॉड्स की शक्ल में होता है, या ये फिलामेंट्स की शक्ल में। वेजिकल्स का मतलब है ये थैलियों की शक्ल में होता है, रॉड्स का मतलब है कि ये इस तरह के रॉड लाइक लघुतरे रॉड्स की तरह का होता है, और फिलामेंट की शक्ल में है मतलब बारीक या मोटे धागों की शक्ल में हमें नज़र आता है अगर हम इसे देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। और अगर हम इसी को देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो फिर ये हमें कैसे नज़र आता है, फिर ये इसकी कम्प्लेक्स मार्फोलॉजी होती है। फिर ये ऐसा नहीं होता, कम्प्लेक्स मार्फोलॉजी का मतलब है पेचीदा नज़र आते हैं इसके, और भी हमें इसके पार्ट्स नज़र आते हैं। कौन कौन से पार्ट्स नज़र आते हैं, उससे पहले वो कहते हैं मार्फोलॉजी इसकी क्या बताती है कि ये नंबर के लिहाज से, शेप के लिहाज से और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिहाज से वेरी वाइडली, वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स के लिहाज से, शेप के लिहाज से और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिहाज से मुख्तलिफ होता है हर सेल में, या सेल टू सेल ये वेरी करता है। अगली बात इसकी आती है कि ताहम हाउएवर माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फिर भी हम ये देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक इसका मेम्ब्रेन वाला निज़ाम है और दूसरा इसका जो अंदर मौजूद है उसे हम इसका मैट्रिक्स कहते हैं, उसे देखते हैं हम। पहले आप दोनों की हेडिंग्स राइट करोगे, देखें जितना आपका राइट करने का तरीका बेहतरीन होगा उतने आपके मैक्सिमम नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी मेम्ब्रेन्स का टाइटल देंगे, फिर आप इसके इनर मैट्रिक्स का टाइटल देंगे, फिर पहली मेम्ब्रेन्स को हम लेके एक्सप्लेन करेंगे कि मेम्ब्रेन्स इसकी दो तरह की होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, यानी उसके ऊपर कोई रफनेस नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ है जो आउटर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है। मैं एक दफ़ा इसको फिर डार्क कर देता हूँ, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और आप देख सकते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन आपको बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रही है, इसमें किसी तरह का कोई रफनेस आपको दिखाई नहीं देगी, तो ये स्मूथ होती है। जबकि इनर मेम्ब्रेन फोर्स बनाती है, ये इनर मेम्ब्रेन है जिसको ब्लैक से शो किया है, ये इनर मेम्ब्रेन है दूसरे नंबर वाली, ये इनर मेम्ब्रेन ब्लैक वाली आप अगर यहाँ से देखें तो ये अंदर की जानिब फोल्ड्स बनाती है, ये फोल्ड्स बने हुए, इसने ये जो अंदर वाले फोल्ड्स बनाए हैं इन फोल्ड्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टाई का। ये क्रिस्टाई है, यानी जो अंदर इसके फोल्ड्स हैं ये फोल्ड्स इसके इनर मेम्ब्रेन वाले क्रिस्टाई कहलाते हैं, इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टाई का नाम देते हैं। तो ये शार्ट क्वेश्चन बनता है, क्रिस्टाई क्या है। क्रिस्टाई को डिफ़ाइन करते हुए या राइट करते हुए आप इसकी आउटर मेम्ब्रेन की बात भी करेंगे, आप इसकी इनर मेम्ब्रेन की बात भी करेंगे और आप इसके ऊपर F1 पार्टिकल्स की बात भी करेंगे। ये अगली बात कि दीज मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चर रखती हैं और इनके ऊपर पार्टिकल्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स की बात भी करेंगे, तब जाके ये आपका पूरा एक शार्ट क्वेश्चन कवर होगा। और अगर सिर्फ F1 पार्टिकल का शार्ट क्वेश्चन आए तब भी क्रिस्टाई वाली बात आपने करनी है, फिर इस शार्ट क्वेश्चन का वेट पूरा होगा। अच्छा, अगली बात क्रिस्टाई तक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है दीज मेम्ब्रेन्स हैव सिमिलर, यानी इनका स्ट्रक्चर उसी तरह होता है जिस तरह सेल मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो गई, इसी तरह इनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई है स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसे F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। बेटा ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं
ये फोल्ड्स, ये नोब लाइक कील की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर शो किया, इधर शो किया। इन नोब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ये F1 पार्टिकल्स हैं। अच्छा, यहाँ एक MCQs और भी आता है। वो MCQs ये है कि क्रिस्टाई लिपोप्रोटीन बनाते हैं, कि क्रिस्टाई लिपोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये बात जो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम के नीचे जो नोट राइट किया गया उस नोट में ये बात है, तो वहाँ से आपने टेक्स्ट बुक के ऊपर निशान लगा लेना है। ये भी MCQs के तौर पर आता है। नेक्स्ट है कि इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई हैज़ स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें हम F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ये इसका पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया, जिसको हमने मेम्ब्रेन्स का नाम दिया था, वो पूरा हो गया। उसके बाद दूसरा चलेगा इनर मैट्रिक्स। दूसरी बात आती है इनर मैट्रिक्स की। इनर मैट्रिक्स इसका मुश्तमिल होता है DNA पर, राइबोसोम्स पर, एंजाइम्स पर, कोएंजाइम्स पर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स पर। अब यहाँ एक बात है समझने वाली, वो ये देखें कि DNA और राइबोसोम ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन, जो सेल्फ रेप्लिकेशन होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि सेल डिवाइड ना भी हो तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है, एक ही सेल के अंदर ये अपनी तादाद बढ़ा सकता है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग में इन्वॉल्व होता है। दूसरे नंबर पर प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, यानी ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व होता है। वैसे अगर आप देखें तो DNA इसकी अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होगा और राइबोसोम्स इसकी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। दोनों फंक्शंस बेसिकली इसी के ही हैं। नेक्स्ट बाकी बच गए एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट। बाकी बच गए एंजाइम, कोएंजाइम और इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक साल्ट। ये मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। वो प्रोसेस क्रेब्स साइकिल हो गया, बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप हो गए, और थर्ड नंबर पर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इनमें इन्वॉल्व होंगे। आगे चलें, इन्हीं प्रोसेसेस की बुनियाद पर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, यानी यही जो डिफरेंट उसने स्टेप्स बताए हैं, प्रोसेसेस बताए हैं, यही प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। आगे आप फंक्शंस का टाइटल देंगे कि इसका काम क्या है। इसके काम में हमने ये बताना है कि बिलो रिएक्शंस, जो नीचे हमने रिएक्शंस लिखे हैं, इन रिएक्शंस की वजह से एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फूड, खुराक से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। ATP किसका एब्रीवेटिव है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। अब जो ATP है ऑन डिमांड ATP ब्रेक होता है, ऑन डिमांड ATP ब्रेक होता है। तो ATP वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, ब्रेक होगा, ATP बनाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और उसके साथ 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है या खारिज होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एक तो ATP को बनाना था, और दूसरे नंबर पर क्या होता है, यही ATP जब सेल डिमांड पे या ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करेगा तो ये ATP में टूट जाती है। अब ATP को दोबारा ATP में कन्वर्ट भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। तो थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आप कोशिश करें डायग्राम को इस तरह एडजस्ट करें कि डायग्राम अकरेंस के बाद आए और फंक्शन से पहले आए, यानी ये डायग्राम स्ट्रक्चर की है, इसीलिए आपने इसको स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। मज़ीद बुक ने ये किया है कि उसने उसका थोड़ा सा पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट हमने निकाल के अलग लिखा हुआ है, यानी ये इसका कुछ हिस्सा है जो हमने निकाल के यहाँ बनाया है। ये इसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर वाला आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला इनर कंपार्टमेंट है। दोबारा सुनिए, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर वाला आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला इनर कंपार्टमेंट है। और बाकी इसका क्रिस्टाई है, क्रिस्टाई के ऊपर F1 पार्टिकल्स को उसने दिखाया। दैट वाज ऑल अबाउट यूर दिस टॉपिक। और एट द एंड दोबारा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।